नमस्कार, स्वागत आपका है एक ऐसी बातचीत में जिसमें हम डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी के साथ में अब उस समस्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका संबंध हमारी हड्डियों के साथ में भी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज़ है, क्यों हो जाती है के बारे में तो शायद पता नहीं, लेकिन हो गई हो तो क्या करें, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो स्वागत करते हैं। बहुत बरसों से आयुर्वेदाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ अपने लेखों के माध्यम से भी निरोग धाम पत्रिका के द्वारा सेवा करने वाले डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। तो आपने इतने वर्षों में इतने मरीजों को देखा है, उसमें से ऐसे भी लोग आए क्या जिनकी हड्डियां कमजोर हो गई हों और उनको आयुर्वेद से कुछ लाभ हुआ हो? ऐसा एक आधा उदाहरण कोई बांट के फिर आगे चलते हैं। नहीं, हमारे तो एक्चुअल में सभी इसी तरह के पेशेंट आते हैं सर। ये सारे के सारे जो हैं और उनको कुछ हमसे पता नहीं, धीरे धीरे लोगों के इतना वो हो गया ना, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होते हैं, जी लंबे टाइम तक इतनी प्रैक्टिस की है, तो इस आशा से आते हैं कि हमें घुटनों का ऑपरेशन नहीं कराना पड़े और कोई आयुर्वेद की या घरेलू दवाई मिल जाए जिससे मतलब इस प्रत्यारोपण होते हैं ना आजकल, ट्रांसप्लांट से बच सकें। जी 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 जी। तो अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में सर, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि अलग-अलग मैगजीन या सोशल मीडिया कितने तरह के जीवन यापन के और कितने-कितने तरीके बता रही हैं। जी रहने के तरीके, खाने-पीने के तरीके, लेकिन इसके विपरीत स्थिति ये हो रही है कि बहुत कम-कम एज में लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं। जी जिसको अपन मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस या आयुर्वेद में संधिवात कहते हैं, ठीक है, हो रही हैं। अब एक ज़माने में आप भी देखते होंगे लोग बाग जो चारों धाम की यात्राएँ 80-80, 90-90 साल के पैदल यात्राएँ करते थे, ठीक है। उनको ना तो कोई खाने-पीने के बारे में कोई तौर-तरीका पता था, ना उनको बैठने करने का तरीका पता था, ना कोई आलती-पालती मार के बैठते थे। आजकल तो बहुत इस एंगल से बैठना, इस एंगल से बैठना, मतलब पता नहीं कितना-कितना चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत समस्याएँ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो अपन को इस पे चिंतन करना चाहिए कि हम इतनी सारी चीज़ें खाते-पीते और संयमित करते हुए भी ये चीज़ हो रही है, तो इसके क्या कारण हैं? हमारी कार्टिलेज क्यों इतना जल्दी डैमेज हो रही हैं? ठीक है? तो ये बार-बार में कार्टिलेज या हमें इसका ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़े, घुटने नहीं बदलवाने पड़े, इसके लिए भी ये अपन आहार-विहार में निरंतर क्या-क्या चीज़ अपन इसमें ऐड करें जिससे हमारी कार्टिलेज डैमेज नहीं हो। जी। तो तो उसके अगर अपन ने जहाँ तक ट्रीटमेंट वाली बात तो हम थोड़ा-सा पेशेंट के हिसाब से ही करते हैं देख के, बाकी अगर इसको प्रिवेंशन रोकथाम कैसे की जा सके? अपने जो है औसतन मतलब है 75-80 साल तक अपने घुटने चलते रहें या उनका किसी तरह की दिक्कत नहीं हो ओरिजिनल अपने, तो हम्म। उसके लिए अपन आहार-विहार में क्या-क्या चीज़ें प्रयोग करें, जिससे लोगों को सुकून से जीवन यापन कर सकें? क्योंकि घुटने खराब होने के बाद में सारी दूसरा सारा चयापचय मेटाबॉलिज़्म खराब होने लग जाता है। जी आदमी घूम-फिर नहीं सकता है, तो दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जी तो इसके लिए अपन को ध्यान में अपने खाने-पीने में ये रखना चाहिए कि जो अपन वात पित्त कफ के बारे में थोड़ा-सा हमेशा टॉपिक आएगा, हालाँकि ये थोड़ा-सा लोगों को समझने में दिक्कत तो आएगी, क्योंकि इनका अभ्यास नहीं है, रेगुलर प्रचलित भाषा नहीं है ये, हाँ हाँ। पर शरीर में वा वृद्धि होगी, वायु की वृद्धि होगी, हम्म। तो वायु की वृद्धि हमेशा श्लेष्मा को सुखाती है। अच्छा, जब श्लेष्मा शरीर की श्लेष्मा क्या होता है? श्लेष्मा क्या होता श्लेष्मा मतलब चिकनाई, है? अच्छा। शरीर की चिकनाई है जो कफ हो गया एक तरह से, ठीक है? तो ये एक कार्टिलेज में साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं जो स्नेह होता है, ठीक है? उसको सुखाती है शरीर में वायु की वृद्धि। जब घुटनों में जाके वो वायु वृद्धि होगी तो वो सूख जाएगी, सूखने के बाद में हमारे कार्टिलेज हैं वो डैमेज हो जाएँगे और यही हो गया जब
एक्सरे कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आपके कार्टिलेज खत्म हो गए, अब नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। अब अपन को इसको रीजनरेट कैसे करना है, कार्टिलेज में चिकनाई कैसे बनानी है, ठीक है, उसको अगर डैमेज हो गई है तो वापस उसको रीजनरेशन कैसे करना है। अपन को ये है, इसमें आहार विहार में नॉर्मल चीजें अपन क्या ले सकते हैं जिससे पहले तो घिसे ही नहीं, ठीक है, घिसने के बाद में अगर घिस भी गई हैं तो वो कितना रीजनरेट हो सकती हैं, इतना आराम से अपना काम चल सके। तो अपन के क्या है कि वैसे ये जैसे मैंने बताया, वात और कफ प्रकृति के लोगों में ज्यादा होती है। वात प्रकृति के में तो वायु की पहले से ही प्रकृति के लोगों में वायु की वृद्धि हुई रहती है, प्रकृति भी है तो उनके भी ज्यादा होती है। और कफ प्रकृति के इसलिए होती है क्यों, वो शरीर में भारी होते हैं। तो दो प्रकृति के लोगों में मतलब होने को तो सभी को होती है, लेकिन इनमें थोड़ी इनकी संख्या ज्यादा होती है। अगर ये नियमित रूप से शुरू से ही अपने खाने पीने की डाइट, जो सर्वरसाभ्यासो बल करणाम से मतलब सभी रसों का सेवन बल कारक माना है, तो सभी रसों का सेवन करें। जहां तक कार्टिलेज की जो डाइट है, कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग रहे उसके लिए एक तो जिस भारत में तो सभी लोग जानते हैं सर्दियों में स्पेशल रूप से जिससे गोंद के लड्डू बनाते हैं जी, वो इसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे हाँ, सभी के लिए, जैसे मेल पुरुष के लिए जो है शुरू से अगर मतलब बीमार नहीं हो या कार्टिलेज डैमेज नहीं हो तो भी अपन हर सर्दियों में लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा वो है। वैसे भी अगर नियमित रूप से लेके लेना चाहें तो गोंद को हल्का भून लें, भून के उसका बारीक पाउडर बना लें, और देसी शक्कर या बूरा बोलते हैं जी, वो एक गिलास दूध में एक गिलास दूध में नियमित रूप से हल्का सा धूप में बैठ के सुबह जैसे हल्का व्यायाम करके और धीरे धीरे करीब मतलब आधा घंटे में सुबह प्रातः काल की धूप में बैठ के पिए। और ये अपना नियमित, जैसे चाय पीते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, कॉफी लेते हैं, इस तरह का अभ्यास बना लें तो करीब 20 से 25 साल एक्स्ट्रा उसके घुटने चलेंगे अगर शुरू से अगर ध्यान रखें तो। मैं दोहराता हूँ, दूध का गिलास जो है उसमें आपने गोंद डालना है, गोंद को भून के उसका पाउडर बना लें बूरे के साथ में या देसी शक्कर के साथ। हाँ, तो और फिर धूप में गुनगुनी धूप में बैठ के पिए। डॉक्टर साहब ने ऐसी इमेज दी कि बहुत ही आनंद आ गया मुझे। तो अब दिल ढूंढता है फुर्सत के वो रात दिन, तो कई लोगों के पास ऐसी जगह नहीं होती होगी कि भाई वो धूप में बैठ के पी सके, तो घर में भी बैठ के पी लोगे तो भी असर तो होगा ही होगा, नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा। उसमें ये है कि धूप में बैठ के पीने से ये थोड़ा सा विटामिन डी का इंटेक थोड़ा ज्यादा रहेगा। बिल्कुल सही उसमें तो क्योंकि इसमें क्या है कि जो मैं एक साइड का क्वेश्चन पूछ रहा था, पता नहीं इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं है, पर ये जो क्रैम्प्स आते हैं ना कई लोगों के, जी वो आर्थराइटिस से कहीं उसका लेना देना है कि बिल्कुल नहीं है? नहीं, मतलब आर्थराइटिस से उसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, वो मसल्स की एक अलग से डिजीज है, ठीक है, उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। हाँ। अब जैसे मैं कार्टिलेज का एक मतलब आधुनिक युग के हिसाब से भी माने ना, जैसे बोन्स जल्दी तेजी से घिसना, तो इसके लिए क्या है कि आजकल मेडिकल में बताते हैं सब कैल्शियम ले लो, विटामिन डी ले लो। इसको लेने के बावजूद भी बहुत तेजी से और ले रहे हैं लोग जी, इसके बावजूद भी बहुत तेजी से घिस रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अपन की जो कार्टिलेज है और बोन्स है उसमें जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिंक, विटामिन के, मतलब ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो एक साथ में हमारी कार्टिलेज के लिए और बोन्स के लिए आवश्यकता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे मिले तब अपनी हड्डियों के लिए पोषण, उसको मेटाबॉलिज्म चयापचय क्रिया से वहां तक पहुंच पाएगी। लेकिन ये सारी चीजों को तो अब समझना करने की बजाय अपन मतलब ऐसे छोटे छोटे नुस्खे बिल्कुल जो अपन नियमित रूप से, इनमें कोई बहुत ज्यादा अपन को नहीं करना है, ठीक है, अपन इनको आराम से ले सकते हैं। डायबिटीज के मरीज हैं तो डायबिटीज के मरीज हैं, उसको देसी शक्कर जो मैं बता रहा हूँ ना बुरा, उसको आप हटा दें, केवल वैसे ही किसी के साथ में दूध, फीके दूध के साथ में ले लें।
और जो आजकल प्रचलन में चल रहा है कि ये दूध बंद करने वाली थ्योरी है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, हमारे मतलब आप हजारों वर्षों से कई कई लोग हैं, साधु संत हैं, जो केवल दूध के बल पर ही पूरी जिंदगी रहे हुए हैं। ठीक जी है, जी तो इसको तो दिमाग से जो भी कोई भ्रमित करने वाले लोग हैं, इसके बारे में या तो पूरी ज्ञान नहीं है उनको। ठीक है, तो दूध का तो नियमित रूप से शाम के टाइम पे, जैसे सुबह के टाइम पे ऊषा पान, दोपहर में भोजन के मतलब भोजन, सुबह के भोजन के साथ से पहले ऊषा पान, दोपहर के भोजन में छाछ, जी शाम के भोजन में जी दूध। जी, मुझे अगर ठीक याद आता है तो जब हम डायबिटीज के बारे में चर्चा कर रहे थे तो आपने दूध का से परहेज करने को कहा था क्या? अति, मतलब हर शब्द में अति आ जाता है। जी जी मतलब किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, अपने शरीर के बल के हिसाब से लें ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें भी है, दूध का भी अपन को जो इनटेक है वो प्रॉपर, मतलब शाम के टाइम पे 1 ग्लास दूध 200 ml 250 ml के करीब अपन नियमित रूप से ले सकते हैं, उसमें है। और दूसरा, अगर मेडिसिन के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में लेना चाहें तो इसके साथ में अश्वगंधा ले सकते हैं। 2 से 3 ग्राम नियमित रूप से अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। फीमेल जो है ना, महिलाओं के लिए नियमित रूप से, मतलब इसको एक डाइट का पार्ट मान के नहीं, शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इनसे अपने मतलब घुटने हैं या घुटने के कार्टिलेज हैं, बोन्स हैं, इसमें आने वाले समय में उनको कभी भी, मतलब मेरे खुद के पेशेंट तो ऐसे हैं जिनकी सबकी उम्र बहुत लंबी लंबी है, जो मेरे से बहुत पहले से जुड़े रहे, 30-40 साल से हैं, उनको कभी डॉक्टर्स के वगैरह के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज्यादा वो है, थोड़ा सा 10-20% फॉलो करना पड़ता है, जो भी है। हम भी समझते हैं कि आज के टाइम में सारी चीजें फॉलो कर नहीं सकते। ठीक है, डॉक्टर एक चीज लेकिन और है, मैंने मैंने कुछ लोगों से सुना है वो साइकिलिंग करते थे बहुत, या जी जिम जाते हैं तो वो वहां पे दौड़ते हैं उस पे, उससे घुटनों पर कुछ बुरा असर पड़ जाता बिल्कुल सर, है। जितना मतलब कम व्यायाम करना नुकसानदायक है, उतना ही अधिक व्यायाम करना भी नुकसानदायक। हर चीज का मध्यम मार्ग होना चाहिए। ठीक है, तो अपन को मतलब ये आपने क्या सभी नहीं देखते हैं, जो किसी भी उसमें जाते हैं तो उनके भी घुटने खराब होते ही हैं, और उसके हिसाब से वो डाइट लेना चाहिए ना। इसके लिए मैंने बताया कि इसके मेटाबॉलिज्म के लिए, जो मतलब बोन्स की मेटाबॉलिज्म के लिए एक साथ में किन किन तत्वों की जरूरत पड़ती है, वो सारे तत्व होंगे तो अपने कार्टिलेज बराबर बने रहेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये जब घुटनों की दर्द की शिकायत बार बार हो रही हो तो ऐसा लगता है कि पेन किलर लेना पड़ेगा, या जैसे आप पहले कह रहे थे ऑपरेशन, कई लोग ऑपरेशन नहीं करके ऐसा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि जिससे दर्द कम हो जाए, चलना फिरना जो है वो सहज हो पाए। उस दृष्टि से आयुर्वेद क्या कहता है कुछ? अब कई बार होता है कि वे हम उनको लगता है ये आयुर्वेद जो है वो बहुत लंबा समय लेगा, अगर असर भी होगा तो एलोपैथी में जाएंगे, थोड़ा कुछ फास्ट हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक गलत धारणा है सर। अलग अलग डिजीज हैं, जैसे हमारे पास में कोई जैसे डिजीज आती हैं, कोई क्रोनिक डिजीज, कोई ऑटोमिन डिजीज, ठीक है, कोई मतलब लाइफ स्टाइल जन डिजीज हैं, तो उनमें तो अपन लाइफ स्टाइल के हिसाब से ही मेडिसिन लंबी चलती हैं। बाकी जो वायरल बैक्टीरियल डिजीज है, आयुर्वेद में भी आज किसी को दस्त लग रहे हैं तो उसको आपको 1 घंटे में हम ठीक कर देंगे। कोई टाइफाइड या कोई है तो उसको 5 दिन में ठीक कर देंगे, फीवर है। नहीं तो ये आयुर्वेद लंबा नहीं है। जी, अभी मैं स्पेसिफिक ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहा था। हाँ, तो इसकी दृष्टि से अगर घुटनों में दर्द है तो वो आयुर्वेद का लाभ उनको पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, ऐसा मन में रहता है। ऐसा है नहीं सही नहीं, है? ऐसा नहीं है सर। उसके लिए हल्का सा, जैसे किसी को घुटनों में दर्द शुरू हुआ है तो वो एक्सरे कराते हैं तो पता चल जाता है कि इनकी कार्टिलेज डैमेज हो रखी है। ठीक है, तो उसमें उस कंडीशन में पेशेंट पेन किलर लेता है। मैं ये नहीं कहता पेन किलर मत लो, लेकिन पेन किलर के साथ साथ में जो अपन ने ये साधारण चीजें बता रखी हैं वो चीज करें। और हल्का सा, सबसे इम्पोर्टेंट होती है शरीर की वायु के समन के लिए, वायु की शांति के लिए शरीर की मालिश का बहुत बड़ा विधान है।
तो तिल के तेल की शरीर पे मालिश करें और स्पेशल घुटनों पे करें, और थोड़ी सी उस पे घुटनों में अलग अलग तरह की भाप दें। मतलब कोई भी पानी में डुबो के, गर्म पानी में कपड़े, भाप निकलती है उसका सेक करें, ठीक है। वैसे आजकल किसी चिकित्सक के पास में जाएंगे तो वो तो वातनाशक तेल है वो देंगे निश्चित रूप से, तो उनका प्रयोग करेंगे तो और जल्दी रिलीफ मिलेगा, और हो सकता है उनको मतलब एक्यूट में नहीं होगा, क्रोनिक में होगा, तो उन मालिश वगैरह के तेल से भी आराम मिल जाएगा। जी, जी। अगर वैसे हैं तो आजकल जैसे गूगल की इसकी आती हैं, सल्ला की वगैरह के नाम से टैबलेट आती हैं, ठीक जी, है। तो वो टैबलेट लें तो उनसे भी मतलब हो सकता है इतना आराम नहीं हो, लेकिन उसके नुकसान भी तो नहीं है, साइड जी, इफेक्ट भी तो कोई नहीं है। जी, जी, जी। एलोपैथिक की तरह पेन किलर तो नहीं, ये नहीं कह सकते इनको, लेकिन लेंगे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि हम इस बात को थोड़ा दोहराने का आपसे निवेदन करें कि खान-पान में किन बातों का ध्यान रखने से ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति में हम जाएँ ही नहीं, उससे बचाव हो और वो ताकत हमारी हड्डियों में बनी रहे, उसके लिए जो आपने बता रहे थे, थोड़ा-सा दोहराएँ प्लीज़? नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पेशल, अगर आर्थराइटिस की बात करें ना सर, जितने भी मतलब कटुतिक कषाय रस हैं, नीम, करेला, तुलसी, ठीक है, खट्टी चीजें, अचार, नींबू, ये सारी चीजें इसमें नुकसान करती है। इन अच्छा। चीजों को अगर, हाँ, ये जितने भी रस हैं इनका सेवन करने से घुटनों में स्पेशली मतलब नुकसान होता है। और फ़ायदा किससे होता है? और और जो मधुर और स्निग्ध रस हैं ये खाने पीने में, उनका शरीर में इंटेक ज्यादा रहेगा, खाने पीने में ज्यादा शामिल करेंगे तो उनसे हमारे घुटने खराब नहीं होंगे। अच्छा। तो ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, इसके समापन की तरफ बढ़ने से पहले, वो जैसे आप पहले 1-2 बार स्पष्ट कर चुके हैं, वात, पित्त, कफ प्रकृति, उस दृष्टि से भी कोई स्पेसिफिक बात है क्या जो वात प्रकृति का है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए अमुक पदार्थ अधिक सेवन करे, ऐसे कि ऐसे पित्त और कफ के लिए? जी, मतलब जैसे बात प्रकृति का है सभी, एक तो जनरल में च्यवनप्राश को करीब करीब सभी लोग जानते हैं, ग्लोबली तो पता नहीं जानते नहीं है, पर मतलब भारत में तो सभी जानते ही हैं। नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करें, ठीक है। जी। नियमित रूप से शरीर पे तिल के तेल की मालिश करें। बात प्रकृति के नियमित करें, दूसरे प्रकृति के अपने सप्ताह में 2 बार कर लें, ठीक है। तीसरा मतलब खाने पीने में जैसे दही छाछ भी इसमें नुकसान करता है, अच्छा। इसमें, ठीक है। दूध का इंटेक बढ़ाएं। बाकी जैसे शतावरी, अश्वगंधा, कौंच पाक, गुग्गलू, गोंद, गोंद से बनी हुई चीजें किसी भी दवाई में रूप में हो, दूसरे जैसे काढ़े हैं आयुर्वेद के, महाराष्ट्र आदि काढ़े वगैरह, इनका प्रयोग करें। पर हुँ। ये तो मेडिसिन में हो गई, तो इसका तो हम ज्यादा वो नहीं करेंगे। जो जी। अपन नियमित रूप से इन चीजों को अपन ले सकते हैं, जैसे अपन ने अश्वगंधा, शतावरी, कौंच पाक, च्यवनप्राश, शरीर की तिल तेल की मालिश, ये सारे नियमित रूप करेंगे तो भी हमारी क्वालिटी मतलब घुटनों की हेल्थ रहेगी। बहुत ही बढ़िया है। तो डॉक्टर साहब, आपका आभार व्यक्त करने का समय आ रहा है और मुझे लगता है इस श्रृंखला के द्वारा हम थोड़ी बहुत जो भी जागरूकता के तरफ बढ़ते हैं, वो भी किसी के लिए कहीं बहुत उपयोगी संकेत उसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो समापन करने से पहले यदि आप और कुछ जोड़ना चाहें तो उसके लिए। इसमें सर एक मतलब जो है ना, वजन का प्रबंधन, वेट मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा क्या है कि घुटने खराब होने पे तो वेट का मैनेजमेंट करें। बहुत ज्यादा वजन भी घुटनों के लिए नुकसानदायक होता है। अगर घुटने खराब हो गए तो बहुत ज्यादा मतलब जैसे जो बताया आपने, साइकिलिंग या चढ़ना उतरना है, बहुत ज्यादा सीढ़ियां हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। नॉर्मल कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट अच्छे योगाचार्य हो या वो है, वो प्रॉपर मतलब जिसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ज्ञान हो, उनसे उसमें हेल्प मिल सकती है। इस तरह के व्यायाम करें, और मालिश के साथ साथ उसमें थोड़ा सा जितने जो घुटनों से संबंधित वाष्प वगैरह देने का एक विधान होता है, ठीक है,
और नॉर्मली तो ये देख लो कि कोई भी गर्म पानी में कपड़े भिगो के घुटनों पे सेक करें तो आर्थराइटिस के मरीजों को उससे काफी मदद मिलती है। बहुत सारा धन्यवाद डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी का। करने के साथ साथ आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात तो ये कि हम निरोगी ही रहें, और दूसरा, निरोगी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके कुछ संकेत जो जहाँ से मिले उनको लेके हम लागू करें। और उस दृष्टि से आपका जो प्रेम इस श्रृंखला के लिए, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए पुनः निवेदन, अपनी प्रतिक्रिया का लाभ हमको दें। इन बातचीत को औरों तक पहुंचाने के लिए जो शेयर इत्यादि करने का क्रम है वो भी जारी रखें। डॉक्टर साहब, आपसे हम और जो विषय है, रोगी कैसे रोग मुक्त रहे और हम निरोगी अपने जीवन को रखें, आपके साथ मैं ये बात पुनः दोहरा लूं जो आपने कई बार अलग अलग समय में कहा है कि प्रसन्न रहने वाले जो हार्मोन्स है ना, वो हमें स्वस्थ रहने में भी मदद करते हैं। तो उसमें कुछ पैसा नहीं लगता, आप मुस्कुराइए, हंसिए, खिलखिलाइए, इस तरह के वातावरण में रहिए जहाँ आपका आनंद बढ़ता हो। जी वो जी जी, बिल्कुल आपके मन बिल्कुल। के साथ साथ तन के लिए भी अच्छा है। यही बात जी जी जी, आपने बार बिल्कुल बार कही बिल्कुल। है। तो और ये आप तो आए ही वृंदावन से हैं, तो वृंदावन बिहारी लाल की जय जयकार करते हुए लेते हैं विदा। बहुत सारा नहीं नहीं सर, आपने भी इस पे मेरा चलो इंटरव्यू लिया है, मेरे माध्यम से अगर किसी लोगों को 1-2% भी लोगों को अगर अमल करते हैं फायदा होता है तो मेरे को भी सुकून मिलेगा। मैं बहुत। भी ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो अनुभव का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं। तो ऐसा मैं ये सोचता हूँ कि संयोग ईश्वर जैसा चाहता है तो सब ऐसे तारतम्य में बैठते हैं। आप जो अभी देख रहे हैं वो भी एक अच्छा संयोग है। तो आपका भी जी जी, धन्यवाद है। नमस्कार ठीक है। करते हैं। नमस्कार।